एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से यूजीसी की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, उसके होम साइंस के सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि होम साइंस नेट के लिए क्या स्पेशल एक सिलेबस है, और देखिएगा ये सिलेबस जो है काफ़ी हाई लेवल का भी है, काफ़ी ब्रॉड भी है। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। बहुत मुश्किल से मुझे ये सिलेबस मिला है, तो आप सोच रहे आपको भी ये नोट ज़रूर करा दें, क्योंकि आप लोग भी दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं। जब भी अभी नेट का एग्ज़ाम होगा तो आप लोग एग्ज़ाम देंगे, तो इसका सिलेबस अपने पास एक होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखेंगे हम लोग आज एनटीए यूजीसी नेट होम साइंस का सिलेबस। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा खाद्य विज्ञान। खाद्य विज्ञान के अंतर्गत हम लोग फूड साइंस के अंतर्गत आहारिक खाद्य वर्ग देखेंगे, जैसे कि भोज्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है। किसी ने 5 वर्गों में बांटा, किसी ने 7 वर्गों में बांटा है, उसे ही इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। फिर भोजन बनाने के तरीके या विधियाँ, फिर खाद्य संरक्षण, मतलब कि जैसे विधियाँ होती है भोजन को खराब होने से, नष्ट होने से बचाने के लिए। फिर खाद्य विज्ञान एवं आहार विश्लेषण, फिर खाद्य संसाधन। सिलेबस बेटा नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि होम साइंस का सिलेबस जल्दी मिलता नहीं है नेट का। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे पोषण विज्ञान। सिलेबस का एक हिस्सा है पोषण विज्ञान भी, न्यूट्रिशन साइंस भी। ये था फूड साइंस पहले आपने देखा, अभी ये न्यूट्रिशन साइंस। इसके अंतर्गत पोषण के आधारभूत सिद्धांत देखेंगे, पोषणज जैव रसायन देखेंगे, खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान देखेंगे, लौक पोषण देखेंगे, फिर चिकित्सार्थ आहार या पोषण भी देखेंगे। ये है पोषण विज्ञान के अंतर्गत का सिलेबस। नेक्स्ट देखिएगा, फिर है सांस्थानिक प्रबंधन। सांस्थानिक जो ये प्रबंध है, आप जानते होंगे इस मैनेजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन देखते होंगे, आपको दिखता होगा। किसी संस्था विशेष में जो भोजन तैयार किया जाता है, उससे ही संबंधित इसमें प्रश्न आप देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें होगा आतिथ्य संस्थानों के प्रबंध, जैसे कि कोई मेहमान के लिए भोजन का प्रबंध करना है। अब ये अतिथि जो भी हो, बाहरी व्यक्ति, जैसे कि अस्पताल, भोजनालय, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी गृह और बाहरी भोजन के प्रबंधक। देखिए आपको जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि फूड सर्विंग का जो तरीका होता है वो बैंक कह रहे हैं, हॉस्पिटल में किस तरीके से होता है, एयरपोर्ट पे किस तरीके से, रेस्टोरेंट में किस तरीके से, जैसे ट्रे सर्विस होती है, बुफे सर्विस होती है, तो हर जगह पे अलग अलग तरीके की सर्विस होती है। यही इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होगा। फिर है सामाजिक संस्थानों के प्रबंध में, जैसे सामाजिक संस्थान की बात की जाए तो जैसे परिवार, शिशु पालन, वृद्ध आश्रम, पंचायत। देखिएगा हमारा जो सिलेबस एक है क्रेच व्यवस्था भी, जहाँ पे छोटे जो शिशु होते हैं उनकी अगर माता पिता दोनों काम पे जाते हैं तो माताएं भी शिशु पालन के लिए क्रेच में बच्चों को छोड़ करके अपने काम पे, जॉब पे जा सकती है। तो चाहे परिवार में भोजन की व्यवस्था करनी हो, बच्चों के लिए करनी हो, कोई वृद्ध आश्रम हो या किसी भी तरीके का आश्रम हो, अनाथालय हो, वहाँ पर भोजन की जो भी व्यवस्था करनी है वही हमें यहाँ पे डिटेल पढ़ना होगा। फिर है शैक्षिक संस्थानों के प्रबंध, जैसे कि बालवाड़ी, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थाएं आदि। आप देखते होंगे प्राइमरी में भी मिड डे मील चलता है, कक्षा 8 तक के बच्चों को भी मिड डे मील दिया जाता है, स्कूलों में भी दिया जाता है। तो अगर हमें किसी शैक्षिक संस्थानों पर प्रबंधन करना है, कैंटीन का प्रबंधन करना है, तो उसके लिए क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, क्या प्रकार है, वही हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना होगा। फिर इसके बाद विशेष संस्थानों के प्रबंध। विशेष संस्थान जैसे कि कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा संस्थान है जहाँ पे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकलांग व्यक्ति रहते हो, कोई भी रहता हो इंसान, तो उनके लिए भी भोजन का प्रबंधन किस तरीके से करना है, वही चीज़ें। फिर संस्थाओं के सम्मुख विवाद और कठिनाइयाँ, इन तरीके की जो समस्याएँ उत्पन्न होंगी मैनेजमेंट में, वो समस्याएँ भी या परेशानियाँ जो भी कठिनाइयाँ वो भी हमें डिटेल में देखना होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग इसके बाद टॉपिक क्या है सिलेबस का, भोज्य पदार्थ वाला टॉपिक फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका वस्त्र विज्ञान से। ध्यान दीजिएगा अभी आगे और भी डिटेल है इसी सिलेबस के बारे में, पोषण विज्ञान का भी और डिटेल सिलेबस आगे इसी में है, तो आप लोग लगातार बने रहिएगा। यहाँ पे आवरण की बात की जा रही है, कैसा आवरण, वस्त्रों का। तो देखिएगा आवरण के सिद्धांत, आवरण के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्व, वस्त्रों और पहनावों का चुनाव और पारिवारिक आवरण। ध्यान दीजिएगा
हर विशेष क्षेत्र में, हर संस्कृति में लोगों का रहन सहन, खान पान, भोजन, पहनावा सब अलग होता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें यहाँ डिटेल में पढ़नी होगी। फिर जो वस्त्रों का, पहनावे का जो चुनाव है कि लंबे व्यक्ति को कैसा चुनना चाहिए, कोई मोटा व्यक्ति है तो उसे किस तरीके के कपड़ों का चयन करना चाहिए, कैसी पॉकेट होनी चाहिए, कैसे कॉलर होने चाहिए, वही सब चीज़ें यहाँ डिटेल में पढ़ना है। फिर देखिए पहनावे की बनावट, खाका बनाने के मूल सिद्धांत, समतल नमूना और ड्रेपिंग पद्धति। जैसे आप लोग लेआउट पढ़ते हैं, ब्राउन पेपर शीट का प्रयोग किया जाता है, ड्रेपिंग का प्रयोग किया जाता है, वही सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल हमें पढ़नी होंगी। ध्यान दीजिएगा। फिर है वस्त्रों का रूपांकन, सिद्धांत और विचार, फैशन के सिद्धांत, फैशन के काल चक्र, व्यापार और व्यवसाय संबंधी जो हम लोग फैशन को, जो भी हम लोग इसे बेल शेप में प्रदर्शित करते हैं, इनमें भी 9 प्रवर्तक होते हैं। फिर इनमें भी एक आता है गतिवर्धन या पीक लोड भी आएगा इस पर। जब फैशन जो है पीक पे पहुंच जाएगा, पीक लोड नहीं, पीक शब्द यूज़ होगा यहाँ पे, शीर्ष पे पहुंच जाएगा, फिर उसका पतन होना शुरू होगा, फिर लोग उसे अस्वीकृत भी करेंगे, डिक्लाइन कर देंगे, अस्वीकृत कर देंगे। तो यही सब चीज़ें इसके अंतर्गत भी पढ़ना होता है। फैशन में प्रयोग होने वाली जो शब्दावलियाँ हैं, अलग अलग शब्दावलियाँ हैं, या फिर हम कहें कि सिलौट कपड़े क्या होते हैं, हॉट कुटूर क्या है, अवंटगार्डे क्या है, तो ये सब तरीके के शब्दों को भी यहाँ पे हमें डिटेल में देखना होगा। कपड़े और वस्त्रों का रखरखाव, कपड़े धोने के साधन, तरीके और सामान। ध्यान दीजिएगा कपड़ों के, वस्त्रों के रखरखाव भी देखने होंगे। जैसे हम सूती वस्त्रों का संग्रह करते हैं, ऊनी कपड़ों का संग्रह करना सूती कपड़े से अलग होता है। कपड़ों की धुलाई के तरीके भी आप देखेंगे। सूती लिनन कपड़ों को घर में धुलना आसान होता है, लेकिन रेशमी कपड़ों की घर में धुलाई थोड़ा सा कठिन होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। और धुलाई के साधन जैसे कि वॉशिंग मशीन होता है, वॉशिंग मशीन के कई प्रकार भी होते हैं। प्रयोग में होने वाले वस्तुएं जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, इन सब चीज़ों को भी डिटेल में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद इसी में जल भी आ जाएगा। जल के अंतर्गत जैसे कठोर जल, मृदु जल, फिर जल की कठोरता के प्रकार जैसे स्थायी और अस्थायी, फिर उन्हें दूर करने के तरीके भी पढ़ने होंगे। फिर देखिएगा इसके बाद फिर आएगा टॉपिक वस्त्र। वस्त्र के अंतर्गत हम देखेंगे रेशों के गुण, धर्म और उनकी महीन बनावट। यहाँ पे रेशों का पूरा वर्गीकरण पढ़ना होगा, उसकी क्वालिटीज़ पढ़नी होगी। फिर कृत्रिम और प्राकृतिक रेशों की बनावट देखनी होगी, जैसे कि हम लोग रेशम, सिल्क, ऊन, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रोन सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी डिटेल पढ़ना होगा। ध्यान दीजिएगा टीजीटी पीजीटी में एक लिमिटेड सिलेबस होता है, लेकिन नेट जेआरएफ में आपको आधुनिक रेशे, बहुत तरीके के नए नए इलास्टिक रेशे, सब तरीके के रेशे देखने होंगे, वही इसका सिलेबस है। फिर है सूत्रों की परिभाषा। सूत्रों से यहाँ पे मतलब है कि धागे। अब यहाँ पे हमें धागों की परिभाषा क्या होते हैं, धागे, उनके प्रकार। जैसे आपने धागे पढ़े हैं, नॉवेल्टी यार्न पढ़ा है, फैंसी यार्न पढ़ा है, नाम है उसी के, कई पर्यायवाची हैं। साधारण यार्न भी है, कॉर्ड है, प्लाई है, इकहरा है। नॉवेल्टी में देखेंगे आप लोग रेटाइन है, ग्रिंडल है, स्पाइक है, स्पाइरल है, ये सब तरीके के शब्द भी आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे, प्रकार देखने होंगे। फिर सूत्रों का समीकरण और विभिन्न वस्त्रों में उनका प्रयोग। सूत्रों के समीकरण से ये मतलब है कि हम लोग जो यार्न काउंट देखते हैं, जैसे कि डायमीटर में हम लोग यार्न काउंट जो हम लोग देखते हैं डेनियर में देखते हैं, या फिर हम लोग वजन पद्धति देखते हैं, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे हमें डिटेल देखनी होगी। फिर देखिए वस्त्रों की बनावट, बुने हुए, नहीं बुने हुए। नहीं बुने हुए से मतलब यहाँ पे फेल्टिंग है। फिर ऊनी वस्त्रों की परिभाषा और उनकी बनावट, चलिए ये भी आपको क्लियर ही होगा। फिर उसके बाद रेशो, सूत्रों और कपड़ों की जाँच, गुणता, नियंत्रण और अनुसंधान केंद्रों का महत्व। देखिए यहाँ पे रेशो की जो क्वालिटीज़ है उनकी जांच की जाती, चाहे माइक्रोस्कोप से करें, चाहे कपड़ों को फाड़ करके चेक किया जाए, चाहे जला करके चेक किया जाए, किसी रसायन में घोल करके चेक किया जाए। तो वही है यहाँ पे हम किस तरीके से कपड़ों को पहचानने के लिए जाँच कर सकते हैं। फिर अनुसंधान केंद्रों का महत्व, जैसे कपास के लिए भी आपने लिखा हुआ है, कई अनुसंधान केंद्र हैं। जूट के बारे में भी हमने आपको डिटेल लिखाया है, रेशम के बारे में भी हम लोग आपको डिटेल में लिखाया है। आप ये सब चीज़ें भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट है संसाधन व्यवस्था। संसाधन से मतलब है यहाँ पे अब आ गया है हमारा गृह व्यवस्था, परिवार के लिए। होम मैनेजमेंट टॉपिक में देखेंगे आप, यहाँ पे पढ़ेंगे गृह व्यवस्था की परिकल्पना एवं क्रम। फिर उसके बाद है मानवीय संसाधनों का प्रबंध, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के मूल विश्लेषण। देखिए आप ये सारे टॉपिक भी अपने लिए भी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पेन ले करके, ताकि आपके पास ये एक सिलेबस हमेशा के लिए रहे। आपको पढ़ना है तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और आप पढ़ने का तरीका जो आप पूछते हैं वो भी हम आपको लास्ट में यहाँ पे आज ज़रूर बता देंगे कि नेट एग्ज़ाम में आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। फिर देखिएगा यहाँ पे देखेंगे हम लोग
मानवीय संसाधनों का प्रबंध, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के मूल विश्लेषण। पहली बात तो हम लोग संसाधन देखेंगे। संसाधन दो तरीके के हैं, मानवीय और अमानवीय। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं मानवीय संसाधनों का प्रबंधन देखना है, जैसे कि शक्ति है, श्रम है, समय है, योग्यता है, इन सब चीज़ों को। फिर देखिए परिवार में निर्णय के सिद्धांत। अब यहाँ पे जब परिवार आ गया है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे परिवार के प्रकार भी देखना होगा। परिवार से संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं, विवाह संबंधी जितने प्रश्न हो सकते हैं, सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर है निर्णय के सिद्धांत के क्रम, कठिनाइयों से निपटने के तरीके। अब निर्णय प्रक्रिया देखिए, निर्णय को ही प्रबंधन का हृदय कहा जाता है, और निर्णय प्रक्रिया को प्रबंधन का हृदय किसने कहा है, वह ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में। तो ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ पे डिटेल देखनी होगी। फिर होम मैनेजमेंट का एक बहुत खास हिस्सा है जो कि होता है कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण में गृह कार्य सरलीकरण के महत्व को बताना है और मुंडल के बदलाव के विभाग भी पढ़ने हैं। मुंडल ने जितने भी कार्य सरलीकरण में जितने अपने वर्ग बताए हुए हैं, जैसे शुरू में उन्होंने 5 बताया था, फिर उसे शॉर्ट करके 3 कर दिया गया है। तो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, क्रम से आपको ये भी याद रखना होगा। कार्य सरलीकरण की पेन और पेंसिल यंत्र कला भी सीखना है। देखिएगा कार्य सरलीकरण की जो टेक्निक्स हैं, पेन पेंसिल मतलब औपचारिक और पेन पेंसिल, इन दोनों को भी डिटेल में आपको पढ़ना होगा। फिर गृह, फिर उसकी आंतरिक सज्जा पढ़नी होगी। आंतरिक सज्जा के अंतर्गत हम लोग खिड़की, दरवाजे, पर्दे, प्रकाश, रंग, इन सब चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा भी है आंतरिक सज्जा के सिद्धांत, फिर विभिन्न रंग और रंगों की योजना। फिर घरेलू साज सामान जैसे कि फ्लावर पॉट हो गया, बल्ब हो गया, या फिर फर्नीचर है, इन सब चीज़ों का प्रयोग और चुनाव और देख रेख भी हमें देखना होगा। फिर देखिएगा बेटा यहाँ पे मानव विकास भी है सिलेबस का हिस्सा, ह्यूमन का डेवलपमेंट। देखिएगा फिर बाल विकास हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि गृह विज्ञान में बालक का विकास पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे बाल विकास भी पढ़ेंगे, सिद्धांत और क्रम। फिर जीवन समय काल का मानव विकास और व्यवहार के विकास के सिद्धांत, शिशु पालन, सामाजिकरण प्रथाएं एवं संचालन शक्ति, बाल अवस्था की देखरेख एवं शिक्षा, उभरती हुए तौर तरीके। यहाँ पे देखिएगा बालकों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। विकास में कठिनाइयाँ और बाल अवस्था तथा युवा अवस्था में विकलांगता, मार्ग प्रदर्शन एवं सलाह। फिर बच्चों के जानने की उच्च स्तरीय मूल्यांकन और तरीके। फिर नारी अध्ययन, परिवार कल्याण योजनाएं, नवीन उपगमनों। अब देखिए परिवार कल्याण योजनाएं तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे योजनाएं हैं, स्कीम है, इसके बारे में ही बात की जा रही है। और शिशु से और महिलाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं चलती हैं उसे हमें यहाँ पे डिटेल में देखना होगा। बाकी बाल विकास की समस्त अवस्थाएँ, चाहे शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, बाल्यावस्था में भी उत्तर और फिर पूर्व जो भी बाल्यावस्था में पढ़ना होगा, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, हमें सारी अवस्थाएं भी पढ़नी होगी। हर अवस्थाओं में क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, किन किन नामों से उन अवस्थाओं को जाना जाता है, जैसे कि टोली की अवस्था या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था या छंद की अवस्था, ये सब तरीके के नाम से जाना जाता है। हमें ये नाम भी याद रखने होंगे। जैसे तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था है। तो इनसे भी बनने वाले कई क्वेश्चन हैं जो कि नेट JRF के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे और भी आप बने रहिएगा, अभी और भी सिलेबस है इसका। अब देखिए अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा भी देखना होगा। अनौपचारिक, प्रौढ़ शिक्षा, ये सारी चीज़ें भी हमारा होम साइंस का सिलेबस है। स्पेशली आप लोग एक्सटेंशन एजुकेशन में भी इसे पढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा औपचारिक और अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा। विस्तार शिक्षा मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन का गृह विज्ञान में इतिहास और विकास के सिद्धांत, कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तक की सूची बनाना और विकास के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। गृह विज्ञान के इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे कि इसमें PhD करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, अमेरिका का क्या योगदान है, या फिर हम कहें तो जो भी इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का योगदान है, पंजाब में क्या इसका योगदान रहा, मद्रास में, उत्तर प्रदेश में, आगरा का, ये सारी तरीके की चीज़ें हमें इसके अंतर्गत पढ़नी होगी इतिहास में। फिर औपचारिक और अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा के प्रबंध और प्रशासन। औपचारिक, अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा के निरीक्षण, देखभाल और मूल्यांकन। देखिए यहाँ पे अगर निरीक्षण की बात आ रही है तो यहाँ पे प्रबंधन के लिए आप जानते ही हैं हर स्तर पे एक ना एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन अधिकारियों का क्रम, अधिकारियों के कार्य, वो सब चीज़ें भी हमें यहाँ डिटेल में पढ़नी होंगी। फिर भारत में गृह विज्ञान का व्यवसायीकरण,
मतलब किसी कोई रोजगार चाहता है भारत में तो क्या क्या उसके स्कोप हैं, या गृह विज्ञान पढ़ने की क्या स्कोप है, या इसके अध्ययन से लोग आगे चल के किस तरीके से अर्थोपार्जन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखना होगा। फिर औपचारिक, अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा में मार्गदर्शन और सलाह के सिद्धांत। फिर औपचारिक, अनौपचारिक और विस्तार शिक्षा के सम्मुख कठिनाइयाँ एवं ज़रूरतें। उम्मीद है आप सारे नोट करते हुए चल रहे होंगे। अब लास्ट में हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है नेट की। आगे भी हम देखते हैं, सिलेबस और भी है इसका। विस्तार एवं शैक्षिक विस्तार, देखिएगा एक्सटेंशन एवं एजुकेशनल एक्सटेंशन। देखिएगा संचार की परिकल्पना और वर्गीकरण। अब यहाँ पे आईसीटी के क्वेश्चन आएंगे आपको। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संचार की परिकल्पना और वर्गीकरण, संचार चुनाव, बनावट एवं प्रयोग के पारंपरिक तरीके, संचार चुनाव, बनावट एवं प्रयोग के नए तरीके एवं सामग्री। देखिएगा जैसे श्याम पट्ट का प्रयोग, प्रोजेक्टर का प्रयोग, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब का प्रयोग भी हम यहाँ पे देखेंगे। विस्तार संचार के उपाय, गृह विज्ञान में कक्षा संचार के तौर तरीके, प्रचार और लौकिक संबंधों के संचार साधन, संचार की आज के प्रचलित समाज में बदलाव और मांगे। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होती चल रही होंगी। इसके अंतर्गत हमें संचार या संप्रेषण की विधियाँ आदि पढ़नी होगी। अब देखिएगा अनुसंधान के तरीके। अनुसंधान के जो तरीके हैं आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके काफ़ी एग्जाम में काम आएगा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे आपके एंट्रेंस कोई एग्ज़ाम हो, या फिर नेट जीआरएफ का। यहाँ देखिएगा अनुसंधान के तरीके के अंतर्गत हमें गृह विज्ञान में अनुसंधान के प्रकार पढ़ने हैं। अनुसंधान योजना, अनुसंधान के प्रकार, जैसे कि प्रतिदर्श नमूना चुनना। यहाँ पे देखिए नमूने चुनने के तरीके भी हैं, कई तरीके होता है। सैम्पलिंग के तरीके यहाँ पे देखना है, फिर नमूने चुनने के तरीके, फिर स्वीकृत तत्व इकट्ठे करने के यंत्रों का चुनाव और बनावट, परिवर्तों के प्रकार और चुनाव, स्वीकृत तत्वों को इकट्ठा करना एवं उनका वर्गीकरण, गुप्त भाषा का प्रयोग। जैसे यहाँ पे गुप्त भाषा से अर्थ है डिकोडिंग और इनकोडिंग। कोई भी व्यक्ति अपनी गुप्त भाषा में, इशारों में, संकेतों में अपनी बात कहता है, सामने वाला उस बात को समझ जाए, तो वही होती गुप्त भाषा। फिर है स्वीकृत भाषा का विश्लेषण, प्राचलिक और अप्राचलिक तरीकों द्वारा। फिर है अनुसंधान लेख स्वीकृत तत्व का प्रदर्शन, व्याख्या और वाद विवाद। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस, आप हमेशा के लिए इसको नोट कर लीजिए कि होम साइंस में आपके अनुसंधान से, इसी टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो। अब आगे देखिए कि कुछ और भी है जो इम्पोर्टेंट है सिलेबस। देखिएगा अब है खाद्य एवं पोषण से, भोजन विज्ञान से और भी काफ़ी डिटेल है। खाद्य विज्ञान और गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल। जैसे हैकअप आप जानते होंगे, हैकअप का प्रयोग क्यों होता है, या हम पैकेजिंग वाले जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनको पैक करने के नियम, उसके लिए कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है, पैकिंग के तरीके, पैकेजिंग या पैकेट पे जो भी प्रोडक्ट है पैकेट पे उसके ऊपर आपको किन किन नामों को प्रदर्शित करना है, जैसे प्रोडक्ट का नाम, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, निर्माता का नाम आदि, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे हमें देखनी होगी। फिर देखिएगा बड़े एवं सूक्ष्म पौष्टिक तत्व, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन भी हमें पढ़ना होगा। मैक्रो के अंतर्गत प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा पढ़ेंगे आप। माइक्रो के अंतर्गत मतलब सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों के अंतर्गत विटामिन और खनिज लवणों को पढ़ेंगे। मानवीय पोषण की ज़रूरतें, मतलब मनुष्यों को पोषण की क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, फिर इसके स्तर और मूल्यांकन पढ़ेंगे। फिर खाद्य जैव विज्ञान। फिर देखिएगा किसी संस्थान में प्रबंध करना है आहार का, तो क्या करेंगे हम, उच्च स्तरीय व्यवस्था एवं संगठन पढ़ना होगा। मानवीय संसाधनों के प्रबंध, प्रयोगात्मक रूप से अधिक मात्रा में भोजन बनाना, हिसाब किताब और लाभ के प्रबंध। हिसाब किताब से यहाँ पे मतलब है बही खाता, या फिर हम रोकड़ बही कहें, या फिर हम एक डायरी बनाएं जिस पे हम डिटेल लिख सकें। फिर उसके बाद देखिएगा कि जो भी हम पोषण तत्व ले रहे हैं उसका डिटेल, कि हम इतना अगर ग्राम या इतना भोजन लेंगे तो इससे हमें कितनी कैलोरी मिलेगी, कितना विटामिन मिलेगा, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब रखना होगा। फिर अधिक मात्रा में आहार बनाने के तरीके, भोजन परोसने और पहुंचाने के तरीके, यहाँ पे सर्विंग मेथड पढ़ना होगा। फिर है व्यवसायीकरण या मार्केटिंग के तरीके। फिर है चिकित्सार्थ आहार, यहाँ व्यवसायीकरण मार्केटिंग में ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से सिखाया जाएगा, कि किस तरीके लेबल का प्रयोग करना है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे दिखाना है, कैसे हाईलाइट करना है, मार्केट में कैसे विज्ञापन करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे आप। फिर देखिएगा शिशु एवं मानवीय विकास के अंतर्गत मानवीय विकास अधिकार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी
ह्यूमन राइट्स है उनके बारे में पढ़ना होगा। फिर मानवीय विकास के नीति और सिद्धांत, बाल अवस्था की देख रेख एवं विकास, नीतियाँ, निरीक्षण और देखभाल। अब यहाँ समझिएगा बाल अवस्था मतलब कि बालकों से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं। फिर ध्यान दीजिएगा अनौखिक ज़रूरतें वाले बच्चे और संकट में पड़े बच्चे। अनौखिक ज़रूरतें मतलब कि जो हैंडीकैप कोई भी बच्चा है, शारीरिक रूप से विकलांग है, उसे जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो बच्चे। संकट में पड़े बच्चे, संकट से मतलब बाल परिश्रमी, बेघर बच्चे, बाल शोषण, अत्यंत रूप से बीमार और हस्तक्षेप कार्यक्रम। हस्तक्षेप कार्यक्रम अलग है और संकट में पड़े बच्चों के अंतर्गत ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़नी होगी। फिर देखिएगा विभिन्न संस्कृतियों के परिवारों में समाजीकरण, बच्चों के मूल्यांकन में उच्च स्तरीयता। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आपने देखा है कि हमें इतना भी डिटेल देखना है। ये नेट जेआरएफ के लिए सिलेबस है। इसके बाद थोड़ा सा और सिलेबस बचा है, आप उसे भी नोट कर लीजिएगा होम साइंस के लिए। वस्त्र एवं आवरण के अंतर्गत आपने अभी जो भी पढ़ा हुआ था ऊपरी तरीके से पढ़ा हुआ था सिलेबस। यहाँ देखिएगा वस्त्र, रसायन, रेशे और रंगने के द्रव, यहाँ पे रंगाई छपाई के प्रकार देखना होगा। फिर वस्त्र का आवरण, उद्योग, व्यापार के मूलाधार, विशेष वर्णन, गुण नियंत्रण एजेंसी एवं विपणन। यहाँ पे किसी भी कंपनी में, किसी भी कारखाने में कपड़ों का निर्माण करना और मार्केट तक पहुँचाना, सारी एजेंसियाँ जो जो काम करती है इसके अंतर्गत वो डिटेल पढ़ना होगा। फिर विश्व के ऐतिहासिक और पारंपरिक वस्त्र, विशेष तौर से भारत के उल्लेख। ध्यान दीजिएगा किमोनो आप पढ़ते हैं जो कि जापान का एक प्रसिद्ध परिधान है। फिर हम लोग जो भारतीय परिधान है या पारंपरिक जो भी कढ़ाइयाँ भारत में प्रसिद्ध है, जैसे कांथा है, फुलकारी है, बाग है, कसूती है, इन सब चीज़ों को भी डिटेल में आपको देखना होगा। और यहाँ पे विश्व के ऐतिहासिक बात आई है तो याद रखिएगा इसी के अंतर्गत आप हॉटे कुटूर नाम है, अवंतगार्डे है, फ्रांस, पेरिस, फैशन की नगरी, फैशन का देश, ऐसे नाम आपको यहाँ पे ही पढ़ने होंगे। फिर वस्त्र एवं आवरण का पाठ्यक्रम एवं पढ़ाई, पाठ्यक्रम का विकास और विश्लेषण, पढ़ाने के तरीके और साधन। देखिएगा यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ हमें नहीं सॉल्व करनी है, हम अपने तरीके से बच्चों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्लास में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस सिचुएशन में किसी कक्ष में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, वो चीज़ें भी यहाँ पे सॉल्व करनी होगी। फिर है वस्त्र एवं आवरण और उपभोक्ता टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। फिर वस्त्र एवं आवरण में नवीन विकास, जो भी नई नई टेक्निक से नवीन विकास, वही चीज़ जो आज के समय में रिसर्च का कार्य हो रहा है प्रोफेसर के द्वारा या पीएचडी करने वाले स्टूडेंट एस्पिरेंट के द्वारा, वही नई नई चीज़ों को खोजते हैं जो कि आपके समय समय पे नई चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। अब देखिएगा यहाँ पे गृह और समुदाय संसाधन व्यवस्था के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा। गृह व्यवस्था की परिकल्पना मतलब होम मैनेजमेंट की परिकल्पना, परिवार में पद्धति, पहुँच, डालना, निकालना और निष्कर्ष। पारिवारिक संसाधन, समय, क्रम, शक्ति, क्रम नहीं यहाँ पे श्रम होगा, शक्ति एवं धन जैसे संसाधनों की व्यवस्था, संसाधन के मूल विशेषताएं, संसाधनों की प्रयोग करने के उत्तम तरीके, ये सब चीज़ें होम मैनेजमेंट में आपको मिल जाएगी। फिर पारिवारिक जीवन चक्र, किस जीवन चक्र में किस तरीके से संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्राथमिक अवस्था है, फिर विस्तार की अवस्था है, फिर संकुचित अवस्था है, उसमें ही संसाधनों की ज़रूरत है। फिर एर्गोनॉमिक्स, ध्यान दीजिएगा एर्गोनॉमिक्स होम साइंस का ही बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है। और आपको मैंने एर्गोनॉमिक्स से संबंधित किताब का नाम, राइटर का नाम ही हाल ही के एक वीडियो में बताया हुआ है, आप देखेंगे तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा। एर्गोनॉमिक्स की परिकल्पना, गृह में इसका महत्व एवं उपयोग भी देखना होगा। परिवार में संचार प्रक्रिया की परिकल्पना और महत्व, संचार प्रक्रिया में रुकावटें जैसे कि ध्वनि, शोर, भाषा ना समझना, तकनीकी कोई प्रॉब्लम है, यही सब है रुकावटें। प्रभावित संचार के भाव, यहाँ पे है कि अपनी बातों को किस तरीके से हम एक्सप्लेन करें कि सामने वाला बहुत आसानी से समझ सके। फिर कार्य सरलीकरण की परिकल्पना एवं महत्व, साधारण और पेन पेंसिल तकनीक्स। फिर उपभोक्ता शिक्षा, देखिएगा सारी शिक्षा जो उपभोक्ता शिक्षा है, राष्ट्रीय कब मनाया जाता है, भारतीय कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें। फिर जितने कानून हैं, मिलावट निरोधक हो, ISI मार्क का प्रयोग हो, यही सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल आपको देखनी होगी। फिर उपभोक्ता समुदाय का उपभोक्ता संरक्षण में योगदान। फिर मिलावट के प्रकार और उनकी पहचान, जैसे हल्दी में मिलावट, लाल मिर्च में मिलावट, दूध में किस चीज़ की मिलावट होती, कैसे टेस्ट करते हैं, सरसों के तेल में किसकी मिलावट होती है, इन सब चीज़ों को ही यहाँ पे देखना होगा। आज का लास्ट देख लीजिएगा सिलेबस का हिस्सा,
गृह विज्ञान विस्तार शिक्षा, नियमानुसार गृह विज्ञान शिक्षा का पाठ्यक्रम विकास, गृह विज्ञान पढ़ाने के साधारण एवं विशेष तरीके, गृह विज्ञान के औपचारिक, अनौपचारिक, प्रौढ़ एवं विस्तार शिक्षा लेने के माध्यम एवं सामग्री। याद रखिएगा, एक्सटेंशन का ही ये प्रकार के अंतर्गत आप देखेंगे ये। गृह विज्ञान में अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, गृह विज्ञान में विस्तार शिक्षा, बदलते हुए भारत में औरतों के विकास की योजनाएं। देखिए कितना ये इम्पॉर्टेंट है। आपके जो नेट जेआरएफ पे जो योजनाएं पूछी जाती है, हमेशा नई नई स्कीम के बारे में पूछा जाता है, जबकि आपकी जो टीजीटी पीजीटी उसमें बल्कि थोड़े से पुराने योजनाएं, वही जो पुरानी ICDS पर चल रही हैं, ड्वाकरा चल रही है, इन्हीं सबको पूछा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नेट जेआरएफ में आपको करंट में भी जितनी योजनाएं चल रही महिलाओं के लिए, उन पे ध्यान देना होगा। महिला सशक्तिकरण के जो भी स्कीम चल रही हैं। गृह विज्ञान के द्वारा निजी रोजगार और लघु उद्योग, यहाँ पे गृह विज्ञान के द्वारा महिलाओं को, व्यक्तियों को लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इस तरीके के उद्योगों के लिए भी जो योजनाएं चलती वो सब चीज़ें। फिर गृह विज्ञान में विस्तार के कार्यक्रम और औपचारिक, अनौपचारिक, प्रौढ़ शिक्षा, विस्तार के मापांक और मूल्यांकन, देखरेख और देखभाल। यहीं तक था आपका नेट का सिलेबस, UGC नेट का। उम्मीद है आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये मेरा वीडियो इसलिए नहीं है कि आप बस इस वीडियो को देखें। आप नेट के एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या है, क्या टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो आज आपके सामने नेट का सिलेबस है पूरा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आलस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आज आप आलस करेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आप इन सारे सिलेबस को नोट कर लीजिए एक जगह पर, ताकि आपके पास एक रहना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं तैयारी के लिए। मान लीजिए कि आपके पास ये सिलेबस है, ठीक है। आपको ये पता है कोई अतिथि आएगा तो उसके संस्थान में संबंधित प्रबंधन अगर पढ़ना है तो आपको ये पता है कि अस्पताल, भोजनालय, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी गृह, यहाँ सब पे हम भोजन की व्यवस्था पढ़ते हैं। मान लीजिए रेस्टोरेंट की बात की जाए, ठीक है। रेस्टोरेंट में यूज़ होता है मेन्यू। मेन्यू के भी कई टाइप्स होते हैं, आप मेन्यू के टाइप्स पढ़ेंगे। आपको अगर इसका कोई टॉपिक नहीं पता, आपने देख लिया जैसे शिशु पालन। अब शिशु पालन क्या है, इसके अंतर्गत आपको बहुत बड़ा ये चैप्टर बन सकता है। तो आप कहीं पे नोट करिए कि शिशु पालन हमें पढ़ना है, हमें इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, ठीक। आप इस तरीके से कहीं ना कहीं नोट करते हुए चलिए टॉपिक कि हमको ये चीज़ें अभी नहीं आती, ये चीज़ें नहीं आती। आप उस टॉपिक की फ़ोटो खींच लीजिए मोबाइल में, जब आप फ्री हैं, बेड पे लेटी हुई हैं, आराम कर रही हैं, कोई भी ऐसा समय जिस समय आप फ्री हैं, किताब उठाने का, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आराम भी कर रही हैं, तो उस समय आप क्या करिए, जो ये फ़ोटो आपने खींच रखी थी कि ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो आप इसे ही तुरंत YouTube पे सर्च करिए, ठीक है। आप डालेंगे शिशु पालन। अब ये शिशु पालन का जो तरीका है ना बेटा, ये आपको पढ़ाएगा होम साइंस का भी टीचर, ओके। इसके अलावा नर्सिंग का भी टीचर, जो भी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी शिशु पालन टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप होम साइंस के लिए ही डिपेंड ना रहिए कि आपको होम साइंस की किताब में ही इसका आंसर मिले। आप ढूंढिए, कहीं भी आपको इसका टॉपिक मिलेगा, आप ऐसे टॉपिक लिखिए। फिर देखिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकलांग, ठीक है। अब इसके संबंध में कौन सी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए, आप उस संस्थानों के नाम ढूंढिए, आप उसके बारे में डिटेल पढ़िए। इसी तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। आपको खोजी बनना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ के बता दी है, सिलेबस इसमें इस तरीके पढ़ना, इस तरीके पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, आपको अपने दिमाग में इसको घुसाना है, धसाना है। आपको ये नोट करना चाहिए कि ये है इसका सिलेबस, हमें इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नहीं आता है। तो यही तरीका एक है पढ़ने का। हमने खुद भी इसी तरीके से पढ़ा है। कोई भी एग्ज़ाम रहा है उसके लिए हमने नोट किया है कि ये शब्द हमें इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता है। अब इस सिलेबस में ना सही आप कोई ऐसे MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है, आपको चारों ऑप्शन का मीनिंग नहीं पता रहता है। तो जिस ऑप्शन का मीनिंग नहीं पता है उसका कुछ तो अर्थ है, आप उस शब्द को लिखिए, फिर उसका मीनिंग ढूंढिए। इस तरीके से तैयारी आपकी हो पाएगी। तो चलिए, उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक और भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़े रहिएगा। बहुत ही जल्दी क्या क्या हो सकता है, इसी मंडे से ही आपके लिए कुछ एक खास शुरू होने वाला है। बस अपना साथ बनाए रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमेशा। धन्यवाद।